हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान से करना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, यानी 20 से लेकर 32 तक इसमें क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। पहले दर्शाइए कि g ऑफ x इक्वल टू x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। यानी हमें महत्तम पूर्णांक फलन के लिए ये फंक्शन को डिसाइड करना है कि ये असंतत है, ये संतत है, डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन की जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है, जो इसकी वैल्यूज निकलती है, कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकलती है, पहले ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले थोड़ा मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए इसका सिंबल कैसे होता है। अगर किसी नंबर का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो उस नंबर के बारे में ऐसे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। मान लिया मुझे x का निकालना, तो देखिए x ऐसे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल देखिए ऐसे होता है। ये इसका सिंबल है, लिखने का तरीका है, ठीक है। अब सुनो पहले, अगर मान लिया आपको किसी भी नंबर की वैल्यू चाहिए होगी, इंटीजर की वैल्यू चाहिए होगी, मान लिया मुझे 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में, रिलेशन एंड फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो देखिए महत्तम पूर्णांक फलन का काम क्या होता है। देखिए अगर मैं इस 1 की वैल्यू निकालूं, अगर इस 1 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं, मतलब वैल्यू निकालूं इसकी, तो देखिए अगर 1 लिखा है, इंटीजर लिखा है खाली केवल, तो ये हमेशा इंटीजर ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इंटीजर ही देता है, ठीक है, वो भी होल इंटीजर। देखिए जैसे मान लिया 1.2 लिखा हुआ है, तो अब देखिए 1.2 में इंटीजर तो 2 मतलब 1 माना जाएगा, तो ये केवल हमें क्या देगा, 1 देगा। मतलब वो जो होल क्वांटिटी होती है ये हमें वो देता है, ठीक है, इंटीजर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है हमेशा। देखिए मान लिया अगर 2.5 है, तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होगा ना, इसकी वैल्यू केवल 2 आएगी, ठीक है। कहीं पर अगर हमें -1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना हो तो -2 आएगा। माइनस का 1.5 का अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। मान लिया आपको c प्लस h का निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए c प्लस h, तो c से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका सीधा क्या आएगा, c आएगा। ये आपको याद रखना है, जो यहाँ पे लिखा होगा ना वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, केवल c होगा। और यदि मैं कह दूँ कि c माइनस में h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो c माइनस में h मतलब c से कम, c से कम की बात हो रही है ना। c माइनस h का मतलब है कि c में से कुछ माइनस हो रहा है। अगर कुछ इसमें से माइनस हो रहा है तो इससे कम आएगी वैल्यू। अगर c में से कुछ माइनस हो जाएगा, मान लिया 4 में से मैं 1 माइनस करता हूँ तो मतलब 3 आएगा। तो अगर मैं c में से कुछ माइनस हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो फिर इससे c से कम क्या होगा, c माइनस 1 होगा। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी
कि c प्लस एच का इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, c आती है। अगर c माइनस एच है, मतलब c में से अगर कुछ कम हो रहा है तो वो c थोड़ी ना रहेगा, वो c से एक रहेगा कम। तो मैंने c माइनस में 1 कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको लिखना है। कहीं पर लिखा है 4 प्लस में एच, इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो केवल आपको जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो लिखना होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर 4 माइनस एच का निकालना हो, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ 4 लिखा है, 4 में से करो एक कम, क्योंकि 4 में से कुछ माइनस होगा तो 4 थोड़ी ना रहेगा। अगर 4 में से मान लिया मैं 2 माइनस कर रहा हूँ, तो अब ये 4 थोड़ी ना देगा हमें, 4 माइनस 2 यानी ये देगा हमें 2। तो इसी प्रकार अगर 4 में से h माइनस हो रहा है तो 4 से कम लिखना आपको, यहाँ पर 4 में से आपको अपनी साइड से एक क्या करना है, कम कर लेना है। तो 4 माइनस 1 कर लेना है सीधा आपको अपने से, तो 4 से कम क्या लिखना है, 3 सीधा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ a प्लस 8 कितना होगा, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको क्या लिखना है, a लिखना है खाली। अगर मैं बोल लूँ कि a और माइनस 8 क्या लिखा है मैंने, a माइनस 8 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, a से भी एक कम, a में से अगर 8 मतलब कुछ अगर माइनस हो रहा तो a से थोड़ा कम क्या होगा, a माइनस 1। ऐसे हम निकालेंगे इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अब देखिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपसे बन जाएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए, बाकी आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है, एग्जाम्पल में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देख लेना है इसको पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए कि दर्शाइए कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या इससे कम है, x के बराबर या इससे कम है। यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इस महत्तम पूर्णांक फलन को आपको असंतत प्रूव करना है। क्या करना है, ये कहता है कि ये असंतत है। देखिए ना, इसने कहा है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, हमें इसको क्या करना है, असंतत इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए पहले, और किस पे करना है, इंटीजर पे करना है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि दिया है, सारी बातें आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी g ऑफ x, g ऑफ x ये आपको दिया हुआ है। g ऑफ x कितना दिया हुआ है, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे, ठीक है। तो आपको इसको पूर्णांक के लिए जो समस्त पूर्णांक होते हैं उन पर आपको इसको असंतत प्रूव करना है, असंतत, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ मान लो, माना कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक, माना कोई पूर्णांक बराबर पूर्णांक को मान लो आप c, क्या मान लो, c मान लिया मैंने एक जो इंटीजर नंबर है उसको c मान लिया, पूर्णांक संख्या को मैंने c मान लिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, वेयर, यानी जहाँ c बिलोंग्स टू इंटीजर, एनी इंटीजर, जहाँ मैंने जो c नंबर लिया वो मैंने इंटीजर के समुच्चय में से एक नंबर ले लिया, ठीक है। इंटीजर की सेट से एक नंबर मैंने ले लिया है c। अब मुझे इस पर चेक करना है, ठीक है। तो देखिए, इस पर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए, इस पर चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा उसको ध्यान से आपको समझना है। पहले देखिए, सबसे पहले इस c पर आप इस फंक्शन की निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो ये फलन जो हो जाएगा असंतत हो जाएगा डायरेक्ट। अगर ये इक्वल आती है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक के लिए संतत हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें इनको सभी पूर्णांक पर क्या करना है, असंतत प्रूव करना है। तो फिर देखते कैसे करेंगे। यहाँ लिखना है एट x इक्वल टू सी, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर। दोनों में समझा रहा हूँ, ठीक है। अधिकतर मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझाता हूँ, तो इसीलिए मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालो फलन की वैल्यू। देखिए, पहले तो मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो
x इक्वल टू सी पर क्या निकाल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सी नेगेटिव, ठीक है, सी माइनस मतलब सी से छोटी वैल्यू। अब देखिए अगर यहाँ पर मैंने मान लिया x की वैल्यू c है, अगर c से थोड़ा छोटी वैल्यू मुझे चाहिए, स्लाइटली लेस देन, c से थोड़ा कम क्या होगा c माइनस में h, और c से हल्का सा ज़्यादा यानी थोड़ा सा ज़्यादा यानी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, c प्लस में h होगा। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, ठीक है। जब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, c प्लस में h, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, c माइनस में h, ठीक है। तो अब देखिए c माइनस है, फंक्शन हमारे पास एक ही है, इसको लिख लो पहले यहाँ लिख लो फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसके लिए हमें डिसाइड करना है तो फलन तो हमारे पास एक ही है, इसी पर हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए c माइनस एफ एक्स कितना, एफ एक्स नहीं यहाँ जी एक्स मानेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फलन क्या है, जी एक्स है, तो हमें यहाँ पर जी एक्स मानना पड़ेगा। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। जैसे ही अगर मैं x के स्थान पर c माइनस में h पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो मेरी लिमिट 0 होनी चाहिए, आपको मैंने बता रखा है। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू, यहाँ पर x है ना, x इक्वल टू सी माइनस में h। अब देखिए x की लिमिट c है, यहाँ पर c रख लो आप, और c माइनस में h, माइनस का h इधर आएगा, प्लस का h हो जाएगा c, प्लस का c उधर जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, h इक्वल टू सी माइनस 0। इसका मतलब क्या है, h की लिमिट 0 होगी और ये वैल्यू हमेशा आपको 0 ही मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर आप x की वैल्यू c माइनस में h यहाँ पर रखते हो और यहाँ से x की लिमिट वहाँ पर आप पुट करते हो, तो आपको h की वैल्यू हमेशा 0 ही मिलेगी, ठीक है। ये स्टेप को बार बार आपको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x के स्थान पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर c माइनस में h रखना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर c माइनस में h रखा है तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पर x है इसके अंदर, देखिए x को भी हमें क्या लिखना है, c माइनस में h लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को हमने क्या लिखा, c माइनस में h। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बात को, कि यहीं पर बच्चों को समझ में नहीं आता है, अधिकतर बच्चों को यहाँ पर ये सवाल समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं समझाऊंगा। देखिए अभी देखिए पहले मैंने लिमिट रख दी सेम, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को अभी आप यहाँ से हटा दें, देखिए c माइनस में h मैंने सेम रख दिया। अब देखिए जब c माइनस h है मतलब c से थोड़ा कुछ कम है, ठीक है, c से क्या थोड़ा कुछ कम है। अब c से यहाँ पर थोड़ा, अगर यहाँ पर कम हमें चाहिए, अगर c से हमें थोड़ा चाहिए कम, तो हम क्या लिखेंगे, इस c में से एक क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ मैंने क्या बताया था, अगर 4 माइनस में h कहीं पर लिखा है, इसका मुझे ग्रेटेस्ट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, खाली 4 माइनस में 1 यानी 3 लिखूंगा मैं, यानी इस 4 में से अपनी साइड से एक 1 माइनस करना होता है, ठीक है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। अगर 4 माइनस h का अगर ग्रेटेस्ट निकालना है तो देखिए इस 4 में से आपको अपने से एक माइनस करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 1 यानी क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। अब अगर यहाँ पर क्या लिखा है, c माइनस में h लिखा है, तो इस c में से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा कम, तो यानी c माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, c माइनस में h, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का c, माइनस माइनस प्लस का 1। देखिए यहाँ पर c से c कट हो जाएगा और h की लिमिट पुट कर लो, तो 0 प्लस में 1, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस, तो 0 पे ना माइनस आता है और ना ही इस पे प्लस आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आई, 1 आई। अब आपको राइट हैंड लिमिट को चेक करना है, ठीक है। तो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपने लिख लिया होगा, देखिए इसके बाद राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो पहले, एट x इक्वल टू c पर, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने एक यहाँ पर पूर्णांक c माना है, लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। जहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक मान रखा है, इंटीजर मान रखा है। अब इसके लिए मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है,
तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे निकालना, तो सी पॉजिटिव सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लेकिन मेरे पास फलन क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिख लूँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, जी एक्स की वैल्यू क्या है, फलन मेरे पास एक ही है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको समझाया है कि सी के स्थान पर क्या रखेंगे, सी प्लस में एच रखेंगे। जैसे अगर आप एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर देखिए मैंने आपको क्या समझाया है कि राइट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए एक्स के स्थान पर आप सी प्लस एच रखते हो। जैसे अगर आप सी प्लस एच रखते हो तो इसकी लिमिट क्या बन जाती है, डायरेक्ट एच टेंडिंग टू 0 बन जाती है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर समझाया ऐसे करना है। इसके बाद देखिए एक्स के स्थान पर आपको क्या लिखना है, एक्स के स्थान पर आपको लिखना है राइट के लिए सी प्लस में एच माइनस, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी सी प्लस एच आप लिख लें। इसके बाद देखिए अब थोड़ा यहाँ पर समझना है, यहीं पर बच्चों को समझ में नहीं आता है। सी प्लस एच मैंने सेम रख दिया। अब देखिए सी से ज़्यादा है, अगर यहाँ बीच में प्लस का सिंबल है और सी से ज़्यादा है, देखिए सी प्लस एच है मतलब सी से ज़्यादा है, तो अभी मतलब कितना ज़्यादा ये हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ बीच में प्लस का सिंबल हो तो आपको केवल सी लिखना है। क्या लिखना है, सी लिखना है। ठीक है, मैंने समझाया था अगर सी माइनस एच है तो इसमें से आपको एक माइनस करना होता है अपनी साइड से। ठीक है, अगर इसका मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इससे आपको अपने से करना है एक कम, तो सी माइनस वन। अगर सी प्लस एच का मुझे ग्रेटेस्ट लिखना है तो हमें केवल ये लिखना पड़ेगा होल नंबर यहाँ पर। ठीक है, प्लस में अगर वैल्यू है तो खाली आपको ये लिखना, ना इसमें माइनस करना ना इसमें आपको प्लस करना है, खाली जो नंबर इधर लिखा हुआ पहले वाला वो यहाँ पे लिखना है। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सी लिखा है तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए सी से सी हो जाएगा कट। अब यहाँ पे रख दो लिमिट, अब तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो यानी राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट मेरी 0 आ रही है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, लेफ्ट की 1 है राइट की 0 है। इसका मतलब सभी पूर्णांक फलन के लिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो संतत नहीं होता, असंतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर प्रूव हो चुकी है क्योंकि इसकी दोनों लिमिट क्या इक्वल नहीं है। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही है तो वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं कि समस्त पूर्णांक फलनों के लिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, असंतत होता है। ठीक है, तो अब इसको पहले आप लिख ले एक बार। ठीक है, इसको पहले एक बार आप नोट कर ले। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए कि x इक्वल टू सी पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू सी, और वेयर c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, जहाँ पर क्या है c एक पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर है, जहाँ पर हमने c कहाँ से लिया है, इंटीजर के सेट से लिया है, और इंटीजर के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो वेयर जहाँ क्या है c बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, मतलब c यहाँ पर कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसके लिए हमने जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट की। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, 0। ठीक है, कहाँ पर, ये देखिए 0 आ रही है। तो x इक्वल टू सी पर जहाँ c क्या है, कोई इंटीजर है, इंटीजर के लिए क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आपको फलन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे लिखना है देयरफॉर, इसीलिए आपको लिखना है, इसीलिए g ऑफ x समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक, यहाँ लिख देना समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन g ऑफ x है वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होता है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली है, ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया है कि g ऑफ x समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ लिखेंगे g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, और वेयर c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। ठीक है, क्या लिखना है, वेयर c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z।
इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वेयर सी बिलोंग्स टू जेड, यानी जो सी नंबर लिया है वो हमने पूर्णांक से लिया है, इंटीजर के सेट से लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको पहले नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को पहले हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है कि क्या एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए, क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है। ठीक है, हमें बताना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है ये एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, ये कहता है कि संतत है। अगर संतत है तो हमें चेक करना है कि क्या ये वास्तव में x इक्वल टू पाई पर संतत है। तो देखिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आपको, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन बोर्ड एग्जाम में सारी वैल्यू आपको सीक्वेंस में लिख कर आनी है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे सही से, बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स। एवरेज मार्क्स तो सभी बच्चे लाते हैं, अगर फुल लाने हैं तो एक बात आपको ऐसे सीक्वेंस में लिख कर आनी पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स कितना है, फलन एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, ये एक फंक्शन गिवन है। अब ये कहता है कि x इक्वल टू पाई पर संतत है, ये बताना है हमें। x इक्वल टू पाई पर, x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू पाई पर आपको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो सुनिए पहले ध्यान से कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख ले x इक्वल टू पाई पर, x इक्वल टू पाई पर आपको सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फलन का मान, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फलन का मान, x इक्वल टू पाई पर फलन का मान निकाल लो आप पहले, वैल्यू ऑफ फंक्शन। कैसे निकालेंगे, देखिए फलन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको पाई पुट करना है, क्योंकि हमें पाई पे निकालना है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई पर चेक कर रहे हैं हम फंक्शन की वैल्यू, x के प्लेस पर पाई का स्क्वायर, साइन जहाँ x है वहाँ आपको पाई रखना है, प्लस में 5, कितना आएगा, एफ ऑफ पाई इक्वल टू पाई का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5। ठीक है, तो अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती, साइन पाई, यहाँ पे साइन पाई लिखा है ना। इसके बाद देखिए एफ ऑफ पाई पर पाई स्क्वायर सेम रख दिया है। देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि साइन पाई, पाई का मतलब क्या होता है 180, सो 180 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो अगर यहाँ पे 90 लिखा है तो चेंज हो जाएगा cos 90, कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो साइन पाई होगा वो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 5। इसके बाद एफ ऑफ पाई कितना आएगा, पाई स्क्वायर माइनस देखिए 0 को आप हटा दें यहाँ पर, प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, फलन का मान आ गया। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो चेक करनी पड़ेगी, तो इसके लिए पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x इक्वल टू पाई पर, एट x इक्वल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर पाई पे निकालना तो पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स दिया हुआ तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मान लिया सपोज यहाँ पर x की वैल्यू पाई है और x के ऊपर माइनस है, इसका मतलब क्या है, पाई से थोड़ा सा कम वैल्यू हमें चाहिए, यानी छोटी वैल्यू, स्लाइटली लेस देन होगा। तो पाई से थोड़ा कम क्या होता है, पाई माइनस में h हो जाएगा,
मतलब जो थोड़ा कम वैल्यू है ना उसको हम h मान लेते हैं। तो फिर क्या लिखते हैं कि जो यहाँ पर x अगर पाई है तो इससे कम थोड़ा क्या लेते हैं, पाई माइनस एच, और इससे थोड़ा ज़्यादा क्या लेंगे, पाई प्लस में h। ठीक है, x की वैल्यू रहेगी ये भी क्या है, x की वैल्यू है। ठीक है, अगर x इक्वल टू पाई पर तो इसकी वैल्यू पाई होगी, और इससे थोड़ा कम क्या होगी, पाई माइनस एच, और इससे थोड़ा ज़्यादा यानी पाई से थोड़ा ज़्यादा पाई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या, फंक्शन एक ही है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5 है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लेनी। मैंने आपको बताया है कि यदि अगर आप पुट करते हो x के स्थान पर यहाँ पर लेफ्ट के लिए पाई माइनस में h अगर पुट करते हो तो x की लिमिट कितनी है, पाई है। तो यहाँ पर पाई माइनस में h, माइनस का h इधर आएगा, देखिए पहले पाई से पाई कट, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h इक्वल टू 0। तो ये h की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं x के स्थान पर रखता हूँ पाई माइनस में h, तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। ऊपर स्क्वायर चल रहा है, साइन पाई सेम चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर x लिखा गया था डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए फंक्शन में क्या लिखा गया है, x लिखा गया है ना यहाँ पर, तो यहाँ x आएगा पहले। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस एच रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में 5 रख दिया एज इट इज। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो तो कितना होगा, a स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर, b स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2 पाई h यानी 2ab। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस में साइन, देखिए यहाँ पर साइन की फॉर्म में है, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो साइन पाई मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सूत्र खोलने की ज़रूरत नहीं है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको आप सेम रख ले, साइन पाई माइनस में h फिर प्लस में 5। अब देखिए अब आपको लिमिट पुट करनी है। ठीक है, पाई स्क्वायर चल रहा है, यहाँ रख लो तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में यहाँ रखा मैंने h, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो एक बार आप लिख सकते हैं ऐसे दिखाने के लिए, वैसे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में साइन h की वैल्यू 0 प्लस में 5। ठीक है, प्लस में 5। अब देखिए यहाँ केवल कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, खाली पाई स्क्वायर बच जाएगा। इधर क्या बचेगा, ये 0 हो गया, तो माइनस में साइन पाई प्लस में 5। अब देखिए कितना आएगा, पाई स्क्वायर एज इट इज, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस में 5 कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस में 5, 0 को हटा दो, माइनस हो गया 0, तो 5 हो जाएगा खाली, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख ले, ज़रा इसको नोट कर ले पहले। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगी, तो मैं अब देखिए इस फंक्शन की वैल्यू को आपको याद रखना है कि मैंने क्या निकाली है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ पहले, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, फलन की वैल्यू को मैं साइड में लिख लेता हूँ। देखिए फलन का मान एफ ऑफ पाई पर आपने क्या निकाला था, पाई स्क्वायर प्लस में 5 निकाला था। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब हमें क्या निकालना है, फलन का मान फलन का मान नहीं, अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू पाई पर राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू पाई, पॉजिटिव पाई पर निकालना तो पाई प्लस, और f ऑफ x फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव प्लस एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने आपको समझाया है कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट तो बन जाती है एच टेंडिंग टू 0, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखते हैं, अगर यहाँ पाई है तो पाई प्लस एच रखते हैं। क्या रखेंगे, पाई से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, पाई प्लस एच। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लो, साइन यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर पाई प्लस एच प्लस में 5।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले पहले। यहाँ पर खोल ले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर पाई का स्क्वायर बी स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2 पाई एच यानी 2ab 2 पाई एच। और यहाँ पर देखिए साइन पाई प्लस एच को आप सेम रखें, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा आप वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एच की वैल्यू आप रख दी। ठीक है, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ एच है यहाँ पर एच का स्क्वायर 0 बन जाएगा पूरी टर्म, और पाई सेम यहाँ एच की वैल्यू मैंने 0 रखी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। साइन यहाँ साइन पाई बच जाएगा प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पाई स्क्वायर सेम 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस में 5 कितना बच जाएगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर प्लस में 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी राइट हैंड लिमिट, और ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या थी ये, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, देखिए सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सिंस x इक्वल टू पाई पर एट x इक्वल टू पाई, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ पाई पर। सारी वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब इट मीन्स दैट, इसीलिए फलन x इक्वल टू पाई पर फलन f ऑफ x संतत है। क्या है, f ऑफ x संतत है, हेंस प्रूव। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था कि ये संतत है या नहीं है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि x इक्वल टू पाई पर ये क्या है, संतत है। फॉर्मेट यही रहेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लिखना है ऐसे ही। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले आप। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित फलनों की सांद्रता पर विचार कीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए दो फलन आपको एक साथ दिए हुए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। तो सुनिए, पहले मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब दो फलन एक g ऑफ x है और एक f ऑफ x है, अगर यदि ये दोनों फंक्शन अगर ये संतत है, अगर g ऑफ x क्या है, संतत है, और f ऑफ x भी संतत है, अगर इनको ऐड अगर हम करते, मान ली h ऑफ x हमें मिलता है, तो ये भी संतत ही होगा। ठीक है, पीछे इसकी परिभाषा भी मैंने आपको लिखवाई थी। अगर दो फंक्शन संतत है और वो अगर एडिशन में दे रखे, प्लस में दे रखे, ये संतत फलन ये संतत फलन, तो इनका जो योगफल होगा वो भी संतत होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दो फलन यदि माइनस में दिए हुए हैं, तो अगर इस फंक्शन में से मैं इसको माइनस करता हूँ, अगर ये संतत फलन है और ये संतत फलन है, ठीक है, अगर ये भी संतत है और ये भी संतत है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना, ये एच ऑफ एक्स फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन अगर संतत है, तो ये वाला जो इसका अंतर आता है, डिफरेंस आता है, वो भी क्या होता है, संतत ही होता है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, मान ली एच एक्स मिलता है, वो भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये संतत होना चाहिए और ये संतत होना चाहिए। अगर ये दोनों फंक्शन संतत है, अगर इसका हम इनटू आपस में कर लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, संतत ही होगी, यानी जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन अगर डिवाइड में हमेशा अगर जी एक्स संतत है और एफ एक्स संतत है, तो इनका जो आंसर आएगा भाग करने के बाद, डिवाइड देने के बाद, वो भी क्या होगा, मान लिया वो फंक्शन एच एक्स है, तो वो भी क्या होगा, संतत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन संतत है और ये फंक्शन अगर संतत है, इसको अगर भाग देते, जो भी आंसर आएगा यानी जो भी फलन आएगा वो भी क्या होगा, संतत होगा। तो ये मैंने आपको पीछे थोड़ा समझाया था, यहाँ पर एक बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अगर दो संतत फलनों का योगफल संतत होता है, दो संतत फलनों का गुणनफल संतत होता है, दो संतत फलनों का भागफल संतत होता है, और दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसको ध्यान से देखिए कि
निम्नलिखित फलनों की सातत्य पर विचार कीजिए। एक फंक्शन दिया हुआ है, देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स। इसमें दो फलन आपको दिए हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए, ठीक है। एक तो साइन एक्स दिया हुआ है, एक हमें कॉस एक्स दिया हुआ है। अगर ये दोनों फंक्शन को अगर हम संतत प्रूव कर लेते हैं, अगर हम साइन एक्स को अलग और cos x को अलग अगर हम संतत प्रूव कर लेते हैं, तो हम बोल देंगे कि इन दोनों फलन का जो योगफल यानी fx है, ये भी संतत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन को पहले संतत प्रूव करना पड़ेगा। साइन x को अलग संतत प्रूव करना पड़ेगा और cos x को अलग संतत प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों संतत हो जाते हैं तो इनका योगफल जो fx है वो भी संतत हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। इसके बाद माना, यहाँ मान लेना पहले, माना कोई वास्तविक संख्या के लिए हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। बिंदु हमारे पास नहीं है चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कोई वास्तविक संख्या मान लेंगे और उस पर चेक कर देंगे। तो माना कोई वास्तविक संख्या, माना कोई वास्तविक संख्या, माना कोई वास्तविक संख्या बराबर c मान लिया। अब मैं इसको पहले c पर करता हूँ चेक, ठीक है। तो देखिए अलग से आपको मान लेना है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको मैं gx मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ hx फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना नीचे कि माना g ऑफ x मैंने किसको मान लिया, पहले अलग से sin x को मान लिया, और h ऑफ x मैंने किसको मान लिया, एंड h ऑफ x मैंने किसको मान लिया, cos x को मान लिया। इन दोनों को पहले सेपरेट संतत प्रूव करते हैं, कंटिन्यूस प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंस फंक्शन gx को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको तब कर लेते हैं ढंग से पहले। चलो अब देखिए x इक्वल टू आपको c पर मानना, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। जहाँ मैंने c क्या लिया, मैंने किसी वास्तविक संख्या में से c को लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एट x इक्वल टू सी, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x इक्वल टू सी पर, ठीक है। c पर जो ये फंक्शन gx है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, g ऑफ x की वैल्यू आप निकाल लो पहले c पर। तो देखिए फंक्शन क्या है, g ऑफ x साइन x है, अलग से लेकर चल ले पहले, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जो gx फंक्शन है इसकी वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट आप पहले निकालोगे, इसके बाद आपको hx की निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, gx के लिए काम कर रहे हैं। देखिए gx के लिए पहले हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू सी पर हम gx की वैल्यू निकालते, देखिए c साइन और यहाँ x के स्थान पर c, ठीक है। तो देखिए फलन का मान क्या आया, x इक्वल टू सी पर जो फलन का मान आया वो साइन c आ गया gx के लिए। अब x इक्वल टू यहाँ पर देखिए x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लें पहले, c पर निकालना है तो c माइनस एक्सटेंडिंग टू c माइनस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस, और फंक्शन क्या लेना है, gx के लिए हम निकाले तो gx, पहले gx को चेक कर रहे, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू c नेगेटिव, gx की वैल्यू कितनी है, साइन x है। चलो अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू यहाँ पर c है तो c से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, c प्लस एच हो जाएगा x की वैल्यू। जब अगर हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो c के स्थान पर c प्लस एच पुट करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो c से थोड़ा कम क्या लेते हैं, c माइनस में h लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट, देखिए जैसे मैं x के स्थान पे c माइनस में h रखूँगा, c से थोड़ा कम c माइनस एच पुट करता हूँ तो लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। साइन आपको सेम रखना है, x के स्थान पर c माइनस में h पुट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया है जैसे ही अगर आप पुट करते हो x की वैल्यू c माइनस में h, क्या करते हो c माइनस में h,
तो देखिए जैसे मैं c माइनस एच यहाँ पे रखता हूँ तो x की लिमिट कितनी है, c है, यहाँ पर c पुट कर लो, c माइनस में एच, माइनस का एच लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, c उधर जाएगा, c माइनस का c हो जाएगा, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। ठीक है, चलो अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपको सेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सूत्र बनना है साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू में कॉस b, फिर माइनस कॉस a इंटू में साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा साइन a माइनस बी का। ठीक है, अगर जिसको याद नहीं है वो यहाँ देखिए कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू में कॉस b, अगर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, फिर कॉस a इंटू में साइन b। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर c है, b की वैल्यू h है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको लिमिट रखनी है। ठीक है, तो देखिए साइन c इंटू में कॉस h की वैल्यू 0। ठीक है, फिर माइनस कॉस सी सेम, और साइन जहाँ जहाँ एच है वहाँ एच की लिमिट 0 पुट कर लो आप। कितना आएगा देखिए, साइन सी सेम रहेगा, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 1 होता है। उसके बाद कॉस सी सेम रहेगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब देखिए कितना आएगा यहाँ पर, देखिए अब इधर से देखिए आप, देखिए साइन सी का तो साइन सी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, साइन सी का इंटू 0 में तो 0 बच जाएगा, यानी साइन सी, ये साइन सी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है x इक्वल टू सी पर फंक्शन जी एक्स की। ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पहले लिख लें, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब मुझे जी एक्स की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी जी एक्स जो साइन एक्स फलन है इसकी राइट हैंड लिमिट मुझे निकालनी है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि साइन एक्स संतत है या नहीं है। अब मैंने आपको बताया है कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सारे संतत ही होते हैं हमेशा। अब देखते हैं, एक बार चेक करके देखिए। अब आपको क्या लिखना है, एट एक्स इक्वल टू सी पर, क्योंकि हमने सी मानी वास्तविक संख्या सी पर, राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो अब जी एक्स फंक्शन की। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है, जी एक्स साइन एक्स है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिख लेता हूँ मैं सीधा। अब देखिए जैसे ही मैं, देखिए c प्लस का मतलब क्या है, c से थोड़ा ज़्यादा, तो c से थोड़ा ज़्यादा देखिए जहाँ x है वहाँ मुझे c प्लस एच रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने x के स्थान पे c प्लस एच रखा तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप दिखा भी सकते हैं कि पुट, जब आप x की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के लिए c से थोड़ा ज़्यादा c प्लस एच पुट करते हो तो देखिए x की लिमिट c है, यहाँ c रख दो, c प्लस में h, c से c कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0, तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंडिंग टू 0 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेम है। यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लो, तो साइन a इंटू में कॉस b प्लस कॉस a इंटू में साइन b, यानी b की वैल्यू h, साइन h। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले आप। ठीक है, तो देखिए साइन c सेम, कॉस h की वैल्यू 0, h की लिमिट पुट करनी है, फिर कॉस सी सेम, और h की वैल्यू यहाँ पर 0। तो देखिए अब साइन सी सेम रहेगा, यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और कॉस सी सेम, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो कितना आएगा, साइन सी बन जाए साइन सी, और इसकी मल्टीप्लाई 0 में तो ये पूरा 0 हो जाएगा साइन सी। तो साइन सी क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गई है एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन जी एक्स की। ठीक है, अब देखिए जो साइन एक्स के लिए हमने सिद्ध कर दिया कि ये फलन क्या होता है, संतत होता है। देखिए कैसे, इस फंक्शन की वैल्यू निकाली मैंने, जी एक्स की कितनी आएगी, साइन सी, जी एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, साइन सी, जी एक्स की राइट हैंड लिमिट क्या है, साइन सी। अब जी एक्स की सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो मतलब ये जी एक्स फलन कैसे, यानी ये साइन एक्स फलन कैसे संतत है। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपने कर लिया होगा। इसके बाद आपको साइन एक्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इसके बाद आपको साइन एक्स के लिए यहाँ पे लिखना है, सिंस एक्स इक्वल टू सी पर, और वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, एक्स इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी इक्वल थी तीनों, ठीक है। तीनों क्या थी, साइन सी थी, ठीक है। तीनों क्या थी, साइन सी थी। इसीलिए देयरफॉर आप बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स क्या फंक्शन था, साइन एक्स, संतत है, संतत है, ठीक है। इसीलिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या है, संतत है। अगर ये संतत है, अब इस फंक्शन को और संतत सिद्ध कर लो आप। अगर ये भी संतत निकल जाता है cos x, तो इनका योगफल एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लें। चलो ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हमें एच एक्स के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी हमें एच एक्स को पहले संतत प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंस x इक्वल टू सी, और सी पर ही चेक करना है क्योंकि हमने सी मानने की वास्तविक संख्या, x इक्वल टू सी पर फलन का मान निकाल लिया आप। फलन का मान सारी वैल्यू में आपको सीक्वेंस पर लिख के दिखाऊंगा कि आपको फेयर कॉपी में कैसे लिख के आना है। फंक्शन क्या था, एच एक्स था पहले, अब हमें एच एक्स को सिद्ध करना है पहले। तो एच एक्स की वैल्यू क्या, कॉस एक्स है। एच के स्थान पे सी रखना है आपको, सी पे निकाल लियो आप, तो कितना आएगा, कॉस, यहाँ पर भी सी, कॉस सी हो जाएगा। एच सी इक्वल टू कॉस, एच सी इक्वल टू कॉस सी, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू सी पर आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव, ये था एच एक्स फंक्शन, ठीक है, एच ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव, एच एक्स फंक्शन कितना है, कॉस एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट के देखिए सी से थोड़ा कम क्या होता है, सी माइनस में एच होगा, तो यहाँ पुट करना है एक्स के स्थान पर सी माइनस में एच। एक्स की लिमिट सी है, तो सी से माइनस का एच, माइनस का एच लेफ्ट में आएगा, प्लस का एच, ये सी जाएगा उधर, माइनस का सी, एच इक्वल टू कितना होगा, जीरो। इसका मतलब लिमिट तो हो जाएगी एच टेंडिंग टू जीरो, और इसके लिए एक्स के स्थान पर आपको क्या रखना पड़ेगा, सी माइनस में एच रखना पड़ेगा, ठीक है। सी से थोड़ा कम, स्लाइटली लेस देन क्या होगा, सी माइनस में एच। अब यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर ले पहले आप, ठीक है। साइन देखिए, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए इंटू में कॉस बी, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो बीच में क्या आता है, प्लस। साइन ए की वैल्यू सी, साइन ए इंटू में साइन, साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए पहले क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कहीं पर लिखा है, बीच में अगर प्लस होता है, अगर बीच में माइनस है तो बी, अगर इनके ए और बी के बीच में माइनस है तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है प्लस। इसका में क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। देखिए कॉस ए माइनस बी, अगर बीच में माइनस है तो इनके बीच में क्या आता है, यहाँ पर आता है प्लस, ठीक है। कॉस वाले फॉर्मूले में उल्टा होता है, अगर यहाँ माइनस है तो इसके सूत्र में बीच में प्लस आएगा, अगर यहाँ पर है प्लस तो इसके सूत्र में बीच में माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, ये मैंने यूज कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लो, कॉस सी से कॉस एच की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, साइन सी से और एच की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, कॉस सी, कॉस 0 का मान तो 1 हो जाएगा, साइन सी सेम, और साइन 0 का मान 0। तो यहाँ पर देखिए कॉस सी बन जाए, कॉस सी बच जाएगा खाली, और यहाँ पर देखिए साइन सी का इंटू 0 में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा यहाँ, कॉस सी। तो ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको लिख ले पहले, नोट कर ले पहले। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एच एक्स की वैल्यू क्या है, यानी जो फलन है एच एक्स, इसकी वैल्यू कॉस सी है, और इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कॉस सी है। अब राइट हैंड लिमिट आप निकाल के देख लो, एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन एच एक्स की, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू सी पर
राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे निकालना, तो सी पॉजिटिव और फंक्शन क्या एच एक्स है, एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है। अब क्या करते हैं, सी से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, सी प्लस एच होगा। तो यहाँ आपको डायरेक्ट पुट कर, मतलब यहाँ आप पुट कर लो साइड में कि पुट एक्स के स्थान पर सी से थोड़ा ज़्यादा आपको लेना है, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन सी प्लस एच हो जाएगा। एक्स की लिमिट सी है, यहाँ सी रख दी, सी प्लस में एच, सी से सी कट हो जाएगा, एच इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, लिमिट तो बन जाएगी एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर कॉस सेम एक्स के स्थान पर राइट के लिए सी प्लस में एच आपने पुट कर लिया है। अब चाहो तो आप सीधा यहाँ पे लिमिट रख लो, और चाहो तो अगर आप एच वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, फिर कॉस सी, और सीधा भी आप रख सकते हैं, आंसर हो जाएगा कॉस सी। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी, अगर बीच में प्लस तो फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, तो क्या आएगा फिर यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है, अगर बीच में है प्लस तो यहाँ पर आएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ आएगा प्लस। अब देखिए, अब लिमिट पुट कर लिए, कॉस सी कॉस एच, एच की वैल्यू जीरो, फिर साइन सी साइन एच, एच की वैल्यू जीरो। अब देखिए कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा, तो यहाँ खाली कॉस सी बच जाएगा, और साइन जीरो का मान जीरो, एक स्टेप दिखा लेता हूँ आपको मैं, साइन सी सेम, साइन जीरो का मान जीरो, देखिए साइन जीरो का मान जीरो हो गया, तो इसका इंटू होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ खाली क्या बचेगा, कॉस सी बचेगा, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आई एच एक्स की, कॉस सी आ गई। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस x इक्वल टू सी पर वेयर, जहाँ पर सी था, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर था। ठीक है, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी क्या आ रही है, यानी एफ ऑफ सी नहीं है, वो हमने क्या माना था, एच ऑफ सी। ठीक है, एच ऑफ सी, फंक्शन क्या माना था, एच ऑफ सी, और पहले आप वहाँ पर लिख देना कि जी ऑफ सी, मतलब जी ऑफ सी। ठीक है, अभी इससे पहले जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जी ऑफ सी, और देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या था, मैंने निकाला एच एक्स के लिए, तो यहाँ पर एच ऑफ सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर इसीलिए एच ऑफ एक्स क्या था, कॉस एक्स, एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, संतत है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं पर ये फंक्शन क्या संतत है। देखिए ये दोनों फलन मैंने संतत कर लिए प्रूव, अगर ये दोनों फलन संतत है तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनका योगफल जो एफ ऑफ एक्स है ये भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख ले, चलो या आपने लिख लिया होगा, तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि सिंस, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था आपका जी ऑफ एक्स माना था, और इसको आपने एच एक्स माना था। अब देखिए अगर ये दोनों संतत है तो ये भी संतत होगा। ठीक है, आपको लिखना है चूंकि जी एक्स बराबर साइन एक्स संतत है, और एच एक्स बराबर कॉस एक्स संतत है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस में एच एक्स भी क्या है, एच एक्स बी संतत होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एफ एक्स जी एक्स हमने किसको माना था, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स संतत है। ठीक है, संतत, इतना आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा इसको निकालने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स संतत है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सही से लिख लें, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका अंतर हो गया, दो फलनों का अंतर, अगर दो फलन संतत है
तो उनका अंतर भी संतत होता है, और दो फलन यदि संतत है तो उनका उनका गुणनफल भी संतत होता है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, अगर आप चाहो तो सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम रिपीट करना है। बस यहाँ बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा माइनस। ठीक है, अगर आपको आप पे नहीं होगा तो इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप पे नहीं होगा तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तब तक आपको इसको रिपीट करना है। ठीक है, इसका बी पार्ट और सी पार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, और आप इतना इसको रिपीट कर ले। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।